हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल मेडिपॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, चेस्ट स्पेशलिस्ट और फैमिली फिजिशियन, और आज मैं बात करूंगा कुत्ते के काटने के बारे में। क्या कुत्ते का काटना वाकई खतरनाक है? चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी कुत्ता काटे हर बार रेबीज हो जाती है, पर यह तभी होता है जब कुत्ते के अंदर रेबीज के कीटाणु हों। अगर कुत्ते को किसी दूसरे जानवर ने काटा हुआ है जिसको रेबीज थी, तो कुत्ते के अंदर ये कीटाणु आ जाते हैं और रेबीज के ये कीटाणु उसकी लार में होते हैं। जब ऐसा कुत्ता इंसान को काटता है तो काटने के बाद वो कीटाणु इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर स्किन ब्रेक होती है, स्किन टूटती है और स्किन के अंदर की नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं। नर्व एंडिंग्स आप समझते हो ना, वो नसें जो हमारे शरीर से बिजली की तरंगें मस्तिष्क तक लेके जाती हैं। अगर वो नसें एक्सपोज हो जाती हैं तो ऐसी हालत के अंदर जो रेबीज के कीटाणु होते हैं वो उन नसों पे चिपक जाते हैं और उन नसों के सहायता से चलते 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 हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और वहां जाके फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे मस्तिष्क का जो सामान्य कार्यकारिणी है ये उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसी हालत में मस्तिष्क हमारा काम नहीं कर पाता और जितने भी ज़्यादातर लक्षण होते हैं वो बेसिकली इसी वजह से होते हैं, जैसे कि फोटोफोबिया, हाइड्रोफोबिया या नॉइस से डरना या ट्रेमर्स आना, स्पाज्म होना। ये सारे जो लक्षण हैं ये ब्रेन के मस्तिष्क के सुचारू रूप से काम ना करने की वजह से ही होते हैं और यही मेन वजह होती है डेथ की। तो इसलिए कुत्ते का काटना खतरनाक हो सकता है अगर उसके अंदर रेबीज है तो। आमतौर पे कुत्ते इंसान को नहीं काटते हैं। अगर कोई कुत्ता बिना वजह अनप्रोवोक्ड इंसान को काट ले तो ऐसे हालात के अंदर रेबीज के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। वरना कुत्ता अगर डरा हुआ है, अगर उसने बच्चे दे रखे हैं, तो वो उस हालत में भी वो कई बार इंसान के ऊपर हमला कर देता है। सामान्य तौर पे कुत्ता नहीं काटता है और सामान्य तौर पे अगर आपका पाँव उसके ऊपर पड़ गया है तो उस हालत के अंदर वो अगर काट लेता है तो ऐसे में रेबीज के चांस कम होते हैं। फिर भी बुरी तौर से ये पता लगाना कि रेबीज है कि नहीं है कुत्ते को, ये बहुत मुश्किल होता है और इसका पता सिर्फ लैब टेस्ट से ही लग पाता है। आमतौर पर जब कुत्ता काटता है तो कुत्ते काटने के तुरंत बाद रेबीज नहीं होता। इसमें कुछ वक्त लगता है और नस जितनी लंबी होती है वक्त उतना ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर कुत्ते ने पाँव में काटा तो तकरीबन 70 से 75 दिन लग जाते हैं बीमारी के लक्षण आने में। और अगर कुत्ता 4 आर्म्स पे, अपने आपके हाथों पे, आपके बदन पे काटता है तो तकरीबन 40 से 45 दिन लगते हैं इस बीमारी के लक्षण आने में। और अगर वो फेस पे या नेक पे, गर्दन पे काट ले तो ऐसे हालत के अंदर भी 20-25 दिन लगते हैं। एक बार बीमारी शुरू हो गई तो उसको रोक पाना असंभव है। पर अगर बीमारी शुरू नहीं हुई है तो हम इसको पूरी तरीके से 100% रोक सकते हैं। तो इसलिए ये जो वक्त हमें मिलता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, इस वक्त के अंदर अगर हम वैक्सीन दे दें और अगर वैक्सीन का असर आ जाए तो कुत्ते के काटने से रेबीज होने का खतरा ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त के रहते रहते हम अपना इलाज करें। अब इलाज के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला तो ये कि ज़ख़म की देखभाल करना, दूसरा वैक्सीनेशन और तीसरा होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। अब ज़ख़म की देखभाल कैसे करनी है? कुत्ता अगर काट लेता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको रनिंग वाटर यानी बहते हुए पानी से और लिक्विड सोप को यूज़ करके उसको अच्छी तरह साफ़ करना। रेबीज़ का वायरस एक आरएनए वायरस होता है और साबुन से और स्पिरिट से आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो उस ज़ख़म को आपको अच्छी तरह 10-15 मिनट तक बहते हुए पानी से और लिक्विड सोप से वॉश करना है। अगर ज़ख़म बहुत बड़ा है और उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसी हालत में हमें
उस ज़ख़म में सूचर से यानी टाँके लगा के सिलाई करके उस ब्लीडिंग को रोकना होता है और उसके बाद दोबारा से उसको साबुन से और पानी से 10-15 मिनट के लिए वॉश करना होता है और फिर हल्की ड्रेसिंग की जा सकती है। ड्रेसिंग के लिए अच्छा होता है कि हम पोविडोन आयोडीन या बीटाडीन यूज़ करें जो कि वायरस को न्यूट्रलाइज करती है। अगर वो नहीं है तो आप साधारण एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़ख़म को दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन से भी बचाना है। एक बार हमने ज़ख़म का केयर कर ली तो जल्दी से जल्दी हमें ज़रूरत होती है वैक्सीन देने की। कुत्ते के काटने के तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीन लग जानी चाहिए। वैक्सीन आमतौर पर 2 तरीके की आ रही हैं आजकल मार्केट में, पर दोनों का असर एक ही जैसा होता है। आप कोई भी ले सकते हो, एक 1 ml में आती है, एक आधे ml की होती है, और आप इनमें से कोई भी यूज़ करोगे दोनों का असर बराबर है। वैक्सीन देने के 2 तरीके होते हैं, एक इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है और एक इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। आमतौर पे इंट्राडर्मल रूट का असर ज़्यादा जल्दी आता है और ज़्यादा अच्छा होता है, पर WHO रिकमेंड करता है इंट्रामस्कुलर रूट को, क्योंकि ज़्यादातर प्रिपरेशन जो मार्केट में अवेलेबल है वो उनकी डोसेज जो होती है वो इंट्रामस्कुलर रूट के लिए भी बनी होती है और इंट्रामस्कुलर रूट से देना आसान होता है। इंट्राडर्मल के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो स्किन के बहुत ऊपर ना रह जाए, सबक्यूटेनियस ना हो जाए या सब डर्मल ना हो जाए, स्किन के बहुत गहरी ना हो जाए, जिससे कि एब्जॉर्प्शन उसका रुक सकता है या इम्पेयर्ड हो सकता है। मतलब सुचारू रूप से जो दवाई है वो खून में नहीं जा पाएगी। अब वैक्सीन देने के आम तौर पे 2 जगह होती हैं। एक तो डेल्टॉइड रीजन जो शोल्डर रीजन होता है, तो एडल्ट्स में तो ज़्यादातर यहाँ पे दी जाती है। बच्चों के अंदर क्योंकि यहाँ मांस बहुत कम होता है तो बच्चों के अंदर जांघ के अंदर दी जाती है, आपके एंटीरियर हिस्से में, आगे के हिस्से में और साइड के हिस्से में जांघ पे दी जाती है। पर हिप्स के ऊपर या बटक्स के ऊपर ये वैक्सीन नहीं दी जाती क्योंकि वहाँ फैट बहुत ज़्यादा होती है और ऐसी हालात के अंदर वैक्सीन का एब्जॉर्प्शन इर्रेगुलर हो सकता है। वैक्सीन देने के तकरीबन 14 दिन बाद खून में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो कि आपको पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन दे सकते हैं रेबीज़ के अगेंस्ट। वैक्सीन देने के अलावा एक तीसरा जो तरीका होता है वो होता है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ यानी इम्यूनोग्लोबुलिन देने का। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन वैसे थोड़े महंगे होते हैं, हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, पर कुछ केसेस के अंदर ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अगर ज़ख़म फेस पे है, नेक पे है, जहाँ पे कि नसें बहुत छोटी हैं और ब्रेन के नज़दीक है, तो ऐसे हालात के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन देना, और अगर खासतौर से वूंड अगर गहरा है, काफ़ी गहरा वूंड है, तो ऐसे हालत में इम्यूनोग्लोबुलिन देना बहुत ज़रूरी होता है। या कोई इंसान इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि उसकी जो इम्यूनिटी जो है वो कम है, अगर उसको कैंसर है, एंटी कैंसर ड्रग्स पे चल रहा है, अगर वो लंबे टाइम से स्टेरॉइड्स पे चल रहा है, अगर उसको शुगर है और काफ़ी अनकंट्रोल्ड हाई शुगर है, तो ऐसे लोगों के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन देना बहुत अच्छा होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन आमतौर पे ज़ख़म के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाता है, यानी आप उसके ज़ख़म के आसपास और ज़ख़म के बीच में इंजेक्शन से, बारीक सुई से उसको सबक्यूटेनियस दे देते हैं। आप उसकी एक डोज कैलकुलेट कर लेते हैं और उतना दे देते हैं, और मान लो अगर आपके पास ज़्यादा बच जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन तो आप उस ज़ख़म से दूर कहीं इंट्रामस्कुलर भी उसको दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन को जल्दी से जल्दी देना होता है, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन वहीं का वहीं वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस इम्यूनोग्लोबुलिन को आपको 1 हफ्ते के बाद नहीं देना होता वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के, क्योंकि बाद में फिर यही इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रिटार्ड कर सकता है। तो हमने देखा कि हालांकि कुत्ते का काटना खतरनाक है, पर इतना भी नहीं कि बहुत डरने की ज़रूरत है। अगर हम ध्यान रखें अपने ज़ख़म का और जल्दी से वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन ले लें तो हम इससे 100% बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।